दोस्तों, आज हम सफ़र करने वाले हैं पुणे से जालना के लिए। जालना महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा यानी मध्य महाराष्ट्र में एक बहुत ही मशहूर ज़िला है जहाँ पे स्टील की बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। स्टील का जो सलिया बनता है, पूरे इंडिया में जालना का सलिया जो है वो फेमस है, मशहूर है। आज हम पुणे से जालना के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आज है 9 अप्रैल 2025। इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको हमारा पूरा सफ़रनामा दिखाएंगे। हमने कैसे सफ़र किया, कहाँ पे रुके, कहाँ पे नाश्ता किया, और आपने भी अपनी फैमिली के साथ अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आप इनमें बताए गए बहुत सारी बातों को फॉलो कर सकते हैं। सुबह सुबह के वक्त मैं अपने पार्किंग में आया, कार के मैंने सारे टायर्स की हवा और जितनी भी बेसिक चीज़ें चेक करने की होती है वो चेक करके फैमिली के 5 लोग हम सुबह सुबह जो है अपने सफ़र पे रवाना हो गए। अब ये पूना शहर का आप मंज़र देखिए। सुबह सुबह के वक्त में रोड, रास्ते ये पूरी तरह से खाली होते हैं, चूँकि पूना जो है वो एक आईटी हब है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस पुणे के अंदर हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। तो होता यह है कि अगर आप थोड़ा सा भी, यानी अगर आपको 7 भी बज जाते हैं या 7:30 और 8 भी बज जाते हैं, तो फिर इन्हीं रोडों पे, इन्हीं रास्तों पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आएगा। जो रास्ता आपका, यानी अभी हम जो पूना शहर को क्रॉस कर रहे हैं, ये शहर क्रॉस करने में हमको अगर आधा घंटा लगने वाला है, तो फिर अगर आप 8 साढ़े 8 बजे निकलते हैं तो सारे आईटी वाले भी 8 साढ़े 8 बजे अपने घरों से निकलते हैं। ऐसी हालत में आपको सिर्फ शहर क्रॉस करने में बाज़ औक़ात 2 घंटे, 2.5 घंटे लग जाते हैं। इस वजह से सबसे बेहतर तरीक़ा सफ़र करने का यही है, सुबह सुबह अव्वल वक्त में जैसे ही फजर की अज़ान होती है आप नमाज़ पढ़ लो और फ़ौरन रवाना हो जाओ। तो आपको सारे रोड, सारे रास्ते इस तरीक़े से खाली मिलेंगे और इन खाली रोड, खाली रास्तों के ऊपर आप बहुत कम वक्त के अंदर शहर की भीड़ भाड़ से बाहर निकल जाओगे और उसके बाद में जो है आप हाईवे पे पहुंच जाओगे। चूँकि मसला सिर्फ पुणे शहर का नहीं है, जिस रोड से आप गुज़रते हैं अहमदनगर हाईवे से, तो आने वाले जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे एरियाज़ जो है वो इंडस्ट्रियल है। जैसे शिक्रापुर, रांजनगांव को वो रोड से, रास्ते से एम्प्लॉयज़ बसों में जाते हैं, आते हैं और कंपनी फैक्ट्रियों का सामान भी आता जाता है। तो हम सुबह सुबह ही 1.5 घंटे के अंदर शिक्रापुर से आगे निकल गए और शिक्रापुर से आगे देखिए ये है विट्ठल कामत। आप लोगों ने कामत होटल के नाम से सुना होगा, शेयर मार्केट में इनका शेयर भी है। ये एक ब्रांड है हमारे पूरे इंडिया में। आपको हाईवेज़ के ऊपर जगह जगह पे इनके आउटलेट, इनके रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। मेरी एक आदत है, मैं प्रीफर करता हूँ विट्ठल कामत के यहाँ पर ही रुकने को, वहीं पे नाश्ता करने को। उसकी वजह ये होती है, रेस्टोरेंट्स तो रोडों रास्तों पे बहुत सारे आपको मिलते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पार्किंग का। अगर आप मोटरसाइकिल पे है तो आप कहीं पे भी रुक सकते हैं, कहीं पे भी आप खड़े हो गए, बाइक आपने लगा दी। लेकिन अगर आप 4 व्हीलर में हैं तो ऐसे हाईवेज़, ऐसे रोडों रास्तों पर 4 व्हीलर पार्किंग का बहुत बड़ा मसला होता है। ख़ास तौर पे ऐसी गर्मी में जब टेम्परेचर 40 टू 45 चल रहा है और आपके साथ आपकी फैमिली भी है, तो आप गाड़ी कहाँ खड़े करेंगे। तो विट्ठल कामत में एक अच्छी चीज़ यही है कि इन्होंने 3 जगह पे कारों की पार्किंग बनाई हुई है। एक तो आप सामने देख रहे हैं 2 कारें खड़ी है, वहाँ पे टीन शेड बना हुआ है। ऐसे ही जहाँ पे ये अभी हमारी कार खड़ी है, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट के सामने है, जहाँ पे पूरी छाँव है, अभी इस वक्त में पूरा साया है। तो मैंने छाँव में ही अपनी कार खड़ी किया था। ऐसे ही पीछे के साइड में भी कवर्ड पार्किंग है। तो चूँकि कवर्ड पार्किंग अगर होती है, आप अपनी कार को टीन शेड के अंदर पार्क करते हैं या छाँव में या साए में पार्क कर देते हैं, तो आपको टेंशन नहीं होता है कि जब आप नाश्ते वगैरह से फारिग होकर निकलेंगे तो आपकी कार पूरी तरह से गर्म हो चुकी होंगी, उसमें लू जो है वो चल रही होगी।
इस बात का आपको टेंशन नहीं होता है, बल्कि आप आराम से इत्मीनान से अपनी कार को छाँव में खड़े करते हैं। कार आपकी पूरी तरह से ठंडी होती है और जब आप कार में बैठ जाते हैं और कार का एसी ऑन करते हैं तो कार पूरी तरह से ठंडी रहती है। वरना उमूमन होता यही है कि कार पूरी गर्म होने के बाद जब एसी चालू करते हैं तो वो भी गर्म हवा अंदर छोड़ता है। बहरहाल विट्ठल कामत के यहाँ फिर दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि ऑथेंटिक सारी चीज़ें मिलती है, चाहे वो इडली हो, सांभर हो, चटनी हो। ऐसे ही उनका जो डोसा है, उसके अलावा कॉफ़ी है, चाय है, वो सब कुछ आपको फ्रेश बना कर देते हैं। पूरी भाजी है, मिसल पाव वगैरह वगैरह। तो इस वजह से आपको फ्रेश नाश्ता मिलता है, क्वालिटी वो लोग मेंटेन करते हैं, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल होता है। और सबसे अच्छी बात, अब आपके साथ में मस्तूरात है तो रास्ते में बहुत बड़ा मसला होता है। जहाँ पर भी रास्ते में अगर आपको रुकना है वहाँ पे वॉशरूम सही नहीं है, उसमें गंदगी फैली हुई है और उसके अंदर गुटखों के निशानात वगैरह है, तो काफ़ी कराहियत महसूस होती है। विट्ठल कामत के यहाँ पे ये एक चीज़ मुझे अच्छी देखने के लिए मिली। चूँकि मैं बाहर मुल्कों में भी सफ़र करता हूँ, जैसे यूएई वगैरह, ऐसे ही अरब ममालिक है, उसके अलावा साउथ कोरिया, चाइना वगैरह, ये सारे मुल्कों में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हाईवे के ऊपर भी जो वॉशरूम, जो बाथरूम होते हैं वो इतने क्लीन, इतने साफ़, इतने सुथरे होते हैं। हमारे यहाँ के 5 स्टार होटल में भी इतने साफ़ सुथरे बाथरूम, वॉशरूम नहीं होते होंगे। वजह यह है, विट्ठल कामत के यहाँ पर भी नाश्ता हमको अच्छा मिला, इनके वॉशरूम भी साफ़ सुथरे थे। बहरहाल उस लेवल के नहीं थे जो लेवल के चाइना, साउथ कोरिया वगैरह में होते हैं, मलेशिया वगैरह में, लेकिन फिर भी दूसरों के बिल मुकाबिल काफ़ी अच्छे थे, साफ़ सुथरे थे। और पूरा अलग अलग उनके यहाँ पे जो है लेडीज़ के लिए अलग वॉशरूम बने हुए हैं और मेल्स के लिए अलग बने हुए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है और उसमें सफाई का पूरा ख्याल है। हमारे इंडियन माहौल के एतबार से फिर भी बहुत अच्छे थे। तो ये एक चीज़ हो जाती है। अब हम लोग नाश्ते वगैरह से फारिग हुए और फिर वहाँ से हम लोग मैं समझता हूँ 45-50 मिनट हमको वहाँ पे नाश्ते के लिए लगे। और जब हम वहाँ से रवाना हो गए फिर दोबारा हम हाईवे के ऊपर आ गए। तो हमेशा आप भी ये याद रखें, जब आप साइड में गाड़ी खड़े करते हैं फिर हम हाईवे के ऊपर आते हैं, हाईवे पे गाड़ी लेने का बेहतरीन तरीक़ा यही है, आहिस्ता आहिस्ता पीछे देखना ज़रूरी है, पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। वरना उमूमन होता यह है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये MIDC एरिया है, MIDC की गाड़ियां चलती है, बाकी और भी बहुत सारे अतराफ़ में गांव है, देहात है। गाड़ियां यहाँ पे बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ में चलती है, लोग बहुत स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि हम कोने में ही अपनी गाड़ी को रखें और पीछे हम देखते रहे। जब देखें कि भाई अब पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही है, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, उसके बाद में जो फर्स्ट लेन है डिवाइडर के पास वाली, हम उस पर अपनी गाड़ी ले लें। चूँकि ये जो हाईवे है, ये हाईवे है तो डबल लेन, लेकिन इसमें भी एक साइड में 2 ही लेन है। तो इसके लिए कोने वाली डिवाइडर वाली लेन अपनी है और बाजू की लेन को आप सर्विस रोड के तौर पे छोड़ दें, क्योंकि उस पर आजू बाजू के गांव वाले और ऐसे ही जिनको बाहर निकलना है उन लोगों के लिए वो लेन बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग अहमदनगर पहुंच चुके हैं। देखो, अहमदनगर में भी जो लोग अहमदनगर से सफ़र करते हैं वो ये बात पे ख़ास तौर पे ध्यान दें कि अभी अहमदनगर में एक बाईपास बना हुआ है, कमान आती है जिसके ऊपर अहमदनगर महापालिका का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है, महानगर पालिका का। वो बाईपास बड़े गाड़ियों के लिए तो ठीक है, जैसे ट्रक है और जिनको शहर में आना अलाउ नहीं है, लेकिन जो छोटी गाड़ी वाले हैं, जैसे मोटरसाइकिल वाले हैं या कार वाले हैं या रिक्शे वाले हैं, तो उनको मैं यही प्रीफर करूंगा कि वो उस बाईपास को अवॉइड करते हुए सीधा अहमदनगर शहर में दाखिल हो जाए। चूँकि अहमदनगर में ये जो ब्रिज है ये वाकई में भी मुझे बड़ा ज़बरदस्त ब्रिज लगा। ये ब्रिज वाकई में भी चाइना, साउथ कोरिया के लेवल का है।
इस ब्रिज को उन्होंने बड़ा मजबूत बनाया है। इस ब्रिज के ऊपर जगह जगह पे जो इन्होंने बेल्ट बनाए हुए हैं, यानी ब्रेकर नहीं बने हुए हैं, बल्कि उसकी जगह जो बेल्ट है उस पर भी आदमी गाड़ी को अपनी स्पीड कम कर लेता है। और ये काफ़ी लंबा ब्रिज बना हुआ है, यानी ये जो फ्लाई ओवर है, इस फ्लाई ओवर के नीचे अहमदनगर का पूरा क्या पूरा जो ट्रैफिक वाला एरिया आता था, जितने भी मार्केट्स है, जितने भी बड़े बड़े जो है शॉपिंग सेंटर्स है, दुकानें हैं, वो सारी के सारी इसके नीचे चले जाती है। मतलब आप जो है शहर के ट्रैफिक को नीचे छोड़ देते हो। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, यानी जैसे ही आप कड़े गाँव को क्रॉस करते हो तो कड़े गाँव से ही ये उसके थोड़ा बाद में ही ये शुरू होता है, और उसके बाद पूरे शहर का पूरा ट्रैफिक, पूरी भीड़ भाड़, रिक्शे वाले, बाइक वाले, आपको किसी किस्म का कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ब्रिज के ऊपर कोई टोल नाका नहीं बना हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे इंडियन लोगों को टोल नाकों से बहुत शिकायत होती है कि भाई गवर्नमेंट यहाँ टोल यूज़ ले रही है, वहाँ ले रही है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ऐसे ब्रिज का बिल्कुल टोल लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है, आपने असल में बाहर कभी सफ़र नहीं किए, इसलिए आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं है। टोल नाके पूरी दुनिया में हैं, चाहे आप चाइना में सफ़र करो, साउथ कोरिया में सफ़र करो, मलेशिया, इंडोनेशिया में सफ़र करो, कहीं पे भी आप सफ़र करो, टोल नाका हर मुल्क में है। और हर मुल्क के अंदर इस तरह से अगर वो आपको ब्रिज की सर्विस दे रहे हैं तो वो पहले टोल लेते हैं, उसके बाद कहते हैं जाओ अब आपको ब्रिज से अगर पूरा शहर क्रॉस करना है तो ब्रिज से करो, यानी फ्लाई ओवर के ऊपर चले जाओ। और अगर आपको नीचे के भीड़ भाड़ वाले रास्ते से जाना है तो आपकी मर्जी है, भीड़ भाड़ वाले रास्ते से आप सफ़र करो। तो लोग अपने टाइमिंग के हिसाब से, अब देखो ये ब्रेकर का सिस्टम है। ब्रेकर मतलब सिर्फ बेल्ट बने हुए हैं वहाँ ज़बरदस्त तरीके से, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल का जो है ये फ्लाई ओवर अहमदनगर में बना हुआ है। मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा ये, क्योंकि मैं इससे पहली मरतबा भी इस पे सफ़र कर चुका था, इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि अगर आपको औरंगाबाद की तरफ सफ़र करना है पुणे से, तो आपको वो जो बाईपास बना हुआ है बिल्कुल उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग उधर जा रहे हैं शिरडी कोपरगांव की तरफ, तो फिर वो तो रोड जाता ही उधर है, फिर आपको सिटी में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सीधा जा रहे हो जालना, औरंगाबाद, जलगांव की तरफ, तो आप ये ब्रिज से सीधा सीधा जो है आप रोड को क्रॉस करें। क्रॉस करने के बाद ये ब्रिज आएगा, देखो पूरा शहर चला गया आपके पीछे, ब्रिज के नीचे, फ्लाई ओवर के नीचे से पूरा शहर निकल गया। अहमदनगर पूरे शहर को हमने छोड़ दिए। और पूरा शहर छूटने के बाद अब हम ऐसी जगह आए, अभी ये कब्रिस्तान है लेफ्ट साइड में, जहाँ आपको नमाज के लिए रुकना है आप रुक सकते हैं। वैसे यहाँ अहमदनगर में भी खाने की बहुत सारी माशाल्लाह बेहतरीन होटलें हैं, बेहतरीन खाना मिलता है यहाँ पर भी। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो देखो आप शहर से बाहर अब निकल चुके हैं, अब आप पूरी रफ्तार के साथ में अपनी गाड़ी चलाइए। हमने भी ऐसा ही किया, पूरी रफ्तार से हम आगे बढ़ गए। अहमदनगर पूरा शहर हमने क्रॉस किया, और अहमदनगर के आगे जो घाट आता है, फिर उस घाट के ऊपर हम रुके। चूँकि हम विट्ठल कामत के यहाँ से दरमियान में कहीं पे भी नहीं रुके थे, तो यहाँ रुकना ज़रूरी था, क्योंकि ये भी जो घाट है, देखिए ये जो रेस्टोरेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3-4 रेस्टोरेंट एक साथ इधर बने हुए हैं, और अपोजिट साइड में जो है वहाँ पे कैफ़े कॉफ़ी डे वगैरह भी है। मतलब आप अगर सफ़र कर रहे हो, आपके साथ में फैमिली है या आप अकेले भी हो, तो मैं समझता हूँ ये बेहतरीन जगह है। अगर आपको ज़रूरियात वगैरह से फ़ारिग होना है, वज़ू करना है या नमाज भी पढ़ना है, तो वजह उसकी ये है कि ये लग्ज़री बसों का स्टॉप है। आप अगर लग्ज़री से सफ़र करते हैं तो लग्ज़री बसें यहाँ पे रुकती है। इस वजह से मुझे अच्छी तरह से ये स्टॉप पता था, इसी वजह से मैंने भी यहाँ पे अपनी कार को रोका। थोड़ी देर हम लोग रुके और अपनी ज़रूरियात से, नमाज़ों से, सारी चीज़ों से फ़ारिग हुए, और उसके बाद में हम अपने आगे के सफ़र की तरफ रवां दवां हो गए। घाट जो है ना, ये जो घाट है ये माशाल्लाह बेइंतहा खूबसूरत घाट है। लेकिन चूँकि अभी गर्मी शिद्दत की है, इस वजह से चारों तरफ यहाँ पे भी सूखा पड़ा हुआ है।
लेकिन जब आप घाट से निकलते हो तो एक बात याद रखना कि घाट से काफ़ी स्पीड में आपकी कार जो है वो नीचे की तरफ आएगी। और ये जो पूरा रोड है अब घाट के बाद से लेकर तो नेवासा फाटे तक, ये पूरा क्या पूरा जो रोड है ना, अक्सर ये सुनसान होता है। सुनसान मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि आप अपनी गाड़ी 80 के अंदर अंदर ही रहने दें। 80 से ऊपर आप अगर 90 या 100 लेकर जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। वजह यह है कि आपको नज़र आएगा कि भाई सुनसान हाईवे है दूर तक सामने तक, क्योंकि इस रोड के ऊपर नेवासा फाटे तक अभी आपको कोई टर्न वन भी नज़र नहीं आएगा, ये एकदम सीधा सीधा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अचानक में आजू बाजू में जो देहात है, बहुत सारे लोगों ने जो है ना, ये जो डिवाइडर आपको राइट साइड में नज़र आ रहा है इसको तोड़ा हुआ है बीच में से। बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा टूटा हुआ मिलेगा जो अनऑफिशियल, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कोई यू टर्न वगैरह का पॉइंट नहीं है, या गवर्नमेंट की तरफ से जो है उसको नहीं वहाँ पे कोई रास्ता बनाया गया है। लेकिन लोगों ने ही, जो अतराफ़ में रहते हैं, गाँवों के लोग हैं, ट्रैक्टर वाले हैं, देखो ये जो आप देख रहे होंगे ना राइट साइड, खाली ध्यान देते जाओ आप, बहुत सारी जगह आपको ऐसा टूटा फूटा ये डिवाइडर लोगों ने तोड़ दिया है। अब वो तोड़े हुए डिवाइडर से कब कौन कहाँ से आ जाएगा आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसी रोड पर हमने इंतहाई ख़तरनाक एक्सीडेंट लास्ट टाइम देखा था। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़े फिर औरंगाबाद शहर पहुंच गए। माशाल्लाह हमारे नानी की तबीयत ज़रा नासाज थी, उनकी इयादत भी करना था। रमज़ान से मेरा प्रोग्राम चल रहा था लेकिन मौका नहीं मिला। रमज़ान बाद अभी कुछ वक्त उनके साथ हम गुजार के फिर जालने के लिए रवाना हो गए। ये रेलवे स्टेशन की मस्जिद का मनारा है और हम आ रहे हैं रेलवे स्टेशन की मस्जिद यानी भीड़ बाईपास के एरिए से, उसी पुल से ये मैं नीचे उतर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि रेलवे स्टेशन का सिग्नल हो या इसके आगे का कोई सिग्नल हो, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया हूँ कि बहुत सारे लोग वो सिग्नल को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपका सिग्नल ग्रीन हो चुका है, अब आप आगे बढ़ रहे हो तो दरमियान में अचानक कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाता है, कोई रिक्शे वाला आ जाता है। तो सिग्नल जो है ना ये फॉलो करना या रोड रास्तों के रूल्स को फॉलो करना, ये उस शहर के लोगों के अखलाक को दिखाता है। वो ये बताता है कि भाई उस शहर के लोग कितने एजुकेटेड है, कितने मुहज़्ज़ब है या कितने गैर मुहज़्ज़ब है। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप सफ़र करोगे ना तो वहाँ पे ख़ास तौर पे आप ये चीज़ को ध्यान देना कि जिस मुल्क के अंदर लोग रोड के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, समझ लेना वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोग मुहज़्ज़ब है, वहाँ के लोग समझदार है। हमारे यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग जो है, अब देखो ये हाईवे से गाड़ी जा रही है, ये बड़ा रोड है। अब जो यू टर्न लेने वाले भाई साहब है उनको लग रहा है भाई मैं तो फॉर्च्यूनर में हूँ, मुझे कौन रोक सकता है, मेरी गाड़ी जब आ रही है तो सब लोगों ने रुक जाना चाहिए, मेरी फॉर्च्यूनर आगे बढ़ेंगी। हालांकि ये इंतहाई बदअखलाक़ी वाली बात है। रीज़न ये है कि बाहर मुल्कों के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस उस वक्त तक नहीं दिया जाता जब तक कि वो लोग 15 दिन की ट्रेनिंग नहीं लेते आपकी। और 15 दिन की ट्रेनिंग में वो आपको यही सिखाते हैं कि ये जो रोड है, ये जिस पे अभी हम चल रहे हैं, ये उस्मानपुरे का रोड है जो क्रांति चौक की तरफ जा रहा है। क्योंकि मेरे साथ में फैमिली है और मैंने फैमिली को यही कहा कि देखो औरंगाबाद शहर में हमारे तालिब इल्मी के ज़माने की एक रेस्टोरेंट है मून लाइट, वहाँ का नान कलिया काफ़ी मशहूर और मारूफ़ है, तो मैं तुम लोगों को ज़रा उसका टेस्ट कराता हूँ। वजह यह है औरंगाबाद में मेरे बहुत रिश्तेदार रहते हैं और हर रिश्तेदार का ये तकाज़ा था कि हम उनके यहाँ से रुकते हुए आगे बढ़े, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जालने से वापसी में रुकूंगा। अभी थोड़ा सा मसला ये है कि असर तक मैं जालना पहुँचना चाहता हूँ, ज़्यादा ताख़ीर नहीं, वरना अंधेरा हो जाता है तो फिर हाईवे पे गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है।
इसके लिए मैं फैमिली को मूनलाइट रेस्टोरेंट की तरफ लेकर जा रहा हूं, क्योंकि अभी आजकल तो बहुत सारे नए नए रेस्टोरेंट्स ओपन हो चुके हैं। डिजिटल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ें हैं। मगर अब देखो भाई, हम पुराने टाइप के इंसान हैं और हमारे ज़माने की ही रेस्टोरेंट हमको जो है वो ज़्यादा प्रीफर लगती है और ज़्यादा जो है मुझे अच्छी लगती है। भले लोग जो है आज नए नए रेस्टोरेंट ओपन हो गए हुए होंगे, मगर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को मूनलाइट में ही खाना खिलाऊंगा, क्योंकि वो मूनलाइट के अलावा एक ज़माने में औरंगाबाद में दूसरा और कोई रेस्टोरेंट नहीं था जहां आप अपने मेहमानों को ले जाके खाना खिला सको। काफ़ी मशहूर और मारूफ रेस्टोरेंट एक ज़माने में हुआ करता था। तो हम लोग अभी फ़िलहाल वही मूनलाइट रेस्टोरेंट की तरफ, उस्मानपुरा का जो रोड है उस रोड से क्रांति चौक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो, मैं ये बता रहा था कि बाहर मुल्कों में ऐसा सिस्टम और निज़ाम है, जैसे अभी ये हमारी जो गाड़ी चल रही है ना, ये हाईवे है, यानी ये बड़ा रोड है। तो बड़े रोड पे अगर छोटे बाजू से किसी को आना है, तो जब तक इस रोड पे चलने वाली गाड़ियां नहीं गुजर जाती और रोड पे कोई गाड़ी नहीं रहती, तब तक आप अपनी गाड़ी को इस रोड पे नहीं ले सकते या यू टर्न नहीं ले सकते। हमारे यहाँ ये रूल्स रेगुलेशंस किसी को पता नहीं है, किसी को फॉलो नहीं करना है। हमारे यहाँ तो भाई, मुझे जगह नज़र आ रही है, बस वहाँ पे गाड़ी मुझे चलाना है। यही बातों की वजह से हर साल हमारे मुल्क में 1,52,000 लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मारे जाते हैं। 5 लाख से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं। अब आप बताइए, इसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी ड्राइविंग है। सिस्टम ने हमको इतने बेहतरीन रोड बनाकर दिए। देखिए ये कितना खूबसूरत रोड है, कितना बेहतरीन रोड है ये, माशाअल्लाह। इस रोड पे मुझे अभी तक कोई गड्ढा वगैरह नज़र नहीं आया और पूरे रोड पे जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई साइड में जो है इस तरह के निशान वगैरह बने रहे। देखो प्रॉपर उन्होंने येलो और ब्लैक कलर का जो के निशानात लगाए हैं, बेल्ट बराबर लगाए हैं। वरना मैं बेल्ट को बहुत ज़्यादा अपने अक्सर वीडियोस में क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन इस रोड के ऊपर मुझे बेल्ट जो है माशाअल्लाह वो प्रॉपरली नज़र आ रहे हैं। तो मैं सिस्टम को क्यों बुरा कहूँगा? सिस्टम ने आपको रोड दिए, रास्ते दिए, अब आपका काम है, आप इंसान हो तो इंसानों के जैसी गाड़ी चलाओ। अब आप में इंसानियत नहीं है, आप रोड पे अपने मर्जी से गाड़ी चलाओगे, सिस्टम के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करके एक्सीडेंट्स में मारे जाओगे, तो उसके लिए आप जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार नहीं है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा, आप चाहे सिटी में कार चलाओ, रिक्शा चलाओ, बाइक चलाओ, या आप चाहे हाईवे पे गाड़ी चलाओ, आप पूरे रूल्स रेगुलेशंस में रहो। भले आप BMW में बैठे हो, मर्सिडीज़ में बैठे हो, फॉर्च्यूनर में बैठे हो। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एटीट्यूड। चाहे कोई किसी भी गाड़ी में बैठा हुआ हो, उसका जो एटीट्यूड होता है ना, वो होता है 7वें आसमान के ऊपर, कि मैं क्यों लिफ्ट दूं, मैं क्यों पीछे खड़ा रहूं, मैं क्यों सब्र करूं, मुझे रास्ता नज़र आ रहा है, बस ख़त्म। मुझे वहाँ से यू टर्न लेना है, मुझे वहाँ से अपनी गाड़ी घुसाना है, मुझे वहाँ से किसी भी तरह से निकलना है, मैं क्यों सिग्नल को फॉलो करूं। ये ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं 1 घंटे तक बात कर सकता हूं और आपको ऐसी हज़ारों मिसालें बता सकता हूं। ये जितने एटीट्यूड वाले थे, उसके बाद एक्सीडेंट्स के अंदर उनके साथ में कोई हादसा, कोई वाक़या पेश आया, अब मैं क्या बोलूं आपको। बहुत सारे बिस्तरों पे पड़े हुए हैं और बहुत सारे आज इस दुनिया में नहीं हैं। देखिए अब ये भाई साहब भी जो वाइट कार वाले हैं, नहीं मैं किसके बाप की सुनता थोड़ी। भले ये जो बड़ा रोड है इससे गाड़ियां आने दो, ट्रक आने दो, मैं तो मुझे लेना है यहाँ से यू टर्न, या मैं पलटने वाला हूँ, मैं तो अपनी कार वहीं पे दाखिल कर दूंगा। ये हमारी मेंटालिटी है। तो इससे पता ये चलता है कि भाई आपके पास BMW, मर्सिडीज़ कार तो आ गई, लेकिन जो झोपड़पट्टीपन है आपका,
जो आपकी गुर्बत वाली मानसिकता है वो अभी तक आपकी चेंज नहीं हुई। झोपड़पट्टी में रहना गलत नहीं है, बल्कि जो मानसिकता होती है, आप महल में रहकर अगर आपकी मानसिकता वो है तो क्या फ़ायदा है आपका लाखों की कार खरीद कर। अब देखो, मुझे भी देखो, आप सब चले गए, उसके बाद मैंने जो है यहाँ से यू टर्न लिया। अब कोई नहीं है उस साइड में, तब मैंने यहाँ से यू टर्न लिया और हम मूनलाइट रेस्टोरेंट पहुँच गए। माशाअल्लाह खाना हमारा इंतहाई लजीज था, और खाने के दरमियान में हमारे ब्रॉडकास्ट के एक मेंबर भी मिल गए जो दूसरे टेबल पे खाना खा रहे थे। वो आए और उन्होंने मुझे पहचाना, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब के जानने पहचानने वाले कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो इसलिए देखो, सफ़र इस तरीके से करो, ठीक है। चलो, टेक केयर।